कक्षा 12 कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चल रहा था, जिसका आज हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने प्रबंध के बारे में पढ़ा था, प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, फिर प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और प्रबंध की अवधारणा के बारे में पढ़ा। आज हमारा सेकंड क्लास है और हमारा टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्य। किसी व्यवसाय या उपक्रम में प्रबंध को स्थापित करना, प्रबंध से मतलब होता है व्यवस्था करना। किसी कार्य के लिए आप अपने उपक्रम में यदि किसी कार्य की व्यवस्था करते हो तो किस उद्देश्य से उस प्रबंध की व्यवस्था करते, मतलब काम को सही तरीके से कराने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताया है। बोलता है किसी भी संगठन के उद्देश्य को प्रभावित करना आवश्यक है, क्योंकि संगठन कोई भी हो उसे कुछ ना कुछ उद्देश्य या लक्ष्य आवश्यक होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जो अपना व्यवसाय कर रहा हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मेरे को प्राप्त हो। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्य करता है। ठीक, आगे बोलता है उद्देश्य या लक्षण समानार्थी शब्द है। इसके लिए अंग्रेजी के ऑब्जेक्टिव शब्द का प्रयोग किया गया। इसके यह उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। देखो पहला ही पॉइंट बोलता है न्यूनतम प्रयासों। न्यूनतम प्रयासों मतलब कम प्रयास करना, कम लागत खर्चा करना, कम से कम व्यय करना और अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करना। मतलब अधिक परिणाम प्राप्त करना मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। हर कोई व्यवसाय चाहता है कि मैं जो भी काम करूं उसका मेरे को द्विगुना तिगुना चौगुना मेरे को लाभ मिले। मतलब अगर मैं 10 रुपए खर्चा करता हूं तो मेरे को 100 गुना 100 रुपए का लाभ हो। हर कोई चाहता है, किंतु ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि आप 10 रुपए खर्चा करो तो 10 रुपए से ज्यादा रुपए आपको प्राप्त हो। 10 रुपए अगर खर्चा करते हो तो आपको 15 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए ऐसा लाभ आपको प्राप्त हो। मतलब आप अगर कम खर्चा करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, ये पहला उद्देश्य होता है प्रबंध का। पढ़ रहा हूं, सुनना। मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य पर आधारित होते हैं, जिनका प्रयास किया जाता है कि हम कम से कम प्रयास, लागत, समय, अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सके। मतलब मैं कम से कम खर्चा करूं, चाहे समय हो, चाहे लागत हो, चाहे व्यय हो, कम खर्चा करूं और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आगे बढ़ता है अन्य शब्दों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों के प्रयोग से अच्छे परिणाम करना ही प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट बोलता है नियोक्ता एवं कर्मचारियों का विकास। किसी भी व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है कि व्यवसाय कब फलेगा फूलेगा, क्योंकि यदि किसी व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कब होगा, जब कर्मचारी और उसका मालिक अच्छे होंगे। कर्मचारी अच्छे होंगे अर्थात कर्मचारी और उसके मालिकों के आपसी संबंध बहुत अच्छा होगा। मालिक कर्मचारी के प्रति ईमानदार रहेंगे तो कर्मचारी भी व्यवसाय और मालिक के प्रति क्या होंगे, ईमानदार रहेंगे। अर्थात ऐसा प्रयास करना चाहिए व्यवसाय में कि कर्मचारी अपने मालिकों से, अपने व्यवसाय से खुश हो और मन लगाकर काम करे, और उसी तरह से जो मालिक होगा वो अपने व्यवसाय के प्रति और कर्मचारी के प्रति ईमानदार हो। बोलता है नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं, इनके विकास से समाज का विकास हो सकता है। प्रत्येक उपक्रम, संगठन, व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त करना, समाज का विकास करना होता है। इसी प्रकार प्रबंध का प्रयास करता है कर्मचारी एवं नियोक्ता वर्ग का विकास अधिक हो सके। इस हेतु श्रम पूंजी के मध्य समन्वय, कर्मचारी प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक एवं संगठन के विकास की योजना से संबंधित कार्य करना प्रबंध का उद्देश्य है। प्रबंध क्या करता है, प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना। तो व्यवस्था किस प्रकार की किया जाए कि जो स्वामी है, व्यवसाय का मालिक है, वो कर्मचारी के प्रति ईमानदार हो, समय पर उनको वेतन, बोनस, कमीशन दो, जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करे, उनको पदोन्नति दे, अवसर प्रदान करे। ये सब किसका काम होना चाहिए, एक मालिक का काम होना चाहिए, स्वामी का, जो व्यवसाय को चला रहा है। और जो कर्मचारी होंगे, कर्मचारी का क्या काम होना चाहिए कि वो ईमानदारी से, निष्ठा से अपने व्यवसाय के प्रति लगन पूर्वक काम करे, बेईमानी ना करे, है ना। दोनों का अगर संबंध अच्छा होगा तो आपसी संबंध अच्छा होने से व्यवसाय का और उन खुद का विकास होगा, क्योंकि व्यवसाय का अगर विकास होता है तो व्यवसाय में रहने वाले सभी लोगों का विकास होता है, चाहे वो मालिक हो चाहे वो कर्मचारी हो। उसके बाद आता है श्रम पूंजी में समन्वय बनाना। श्रम एवं पूंजी, श्रम मतलब होता है यहाँ पर कर्मचारी, मजदूर, और पूंजी मतलब जो व्यवसाय में लगाया गया धन, इनमें समन्वय का मतलब होता है आपसी तालमेल। क्या होता है कि किसी भी व्यवसाय में आप कितना
कितना भी पैसा लगा दो, लेकिन अगर उसको आप तरीके से खर्चा नहीं करोगे, तरीके से उसका उपयोग नहीं करोगे, तो व्यवसाय में होने वाले लाभ की आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे किसी उपक्रम या एक समझ लो कि एक दुकान आपको चलाना है, उस दुकान में आप अगर 1 लाख रुपए का भी सामान भरते हो तो आपका दुकान बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। ये आपका मानना है कि आपने एक बजट बनाया और 1 लाख रुपए यदि आप खर्चा करते हो तो 1 लाख रुपए खर्चा करने के बाद आपका दुकान बहुत अच्छे से चल जाए। किंतु उसी में अगर आप 10 लाख रुपए खर्चा करोगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब 1 लाख रुपए में आपका काम चल जा रहा है तो 10 लाख खर्चा करने की क्या जरूरत है। उसी को बोलता है श्रम और पूंजी में समन्वय बनाए रखना, अर्थात जहां पर जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है वहां पर उतनी ही पूंजी लगाना चाहिए, खर्च करना चाहिए। ठीक, देखिए पढ़ रहा हूं, सुनना। किसी भी उपक्रम के दो प्रमुख वर्ग हैं, एक श्रम जो उपक्रम में कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसके हाथ में शक्ति होती है, और दूसरा पूंजी जो उपक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दोनों के मध्य संतुलन एवं समन्वय होना आवश्यक है। समन्वय एवं संबंध के बिना उपक्रम ढह सकता है, अतः इन दोनों के मध्य सदैव पुल बना रहना चाहिए। अगला होता है लक्ष्य की प्राप्ति। किसी भी उपक्रम हो गया, व्यापार हो गया, व्यवसाय, उसका उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, इसका प्रयास करना। और लास्ट पॉइंट होता है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। कर्मचारी वर्ग हो गया, जो मालिक हो गया, वो सब समाज में रहने वाले लोग हैं, और व्यवसाय के साथ साथ समाज के लोगों का भी विकास करना। समाज के लोगों का अर्थात कर्मचारियों का अगर इनका विकास होगा तो समाज में इनका वर्ग अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रबंध का महत्व। किसी भी व्यवसाय उपक्रम में प्रबंध का क्या महत्व है वो बताया है। प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। प्रबंध एक व्यवसाय या उद्योग में नहीं, महत्व जो महत्व शरीर में किसी मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क, यदि किसी शरीर में मस्तिष्क ना हो तो वो बेजान हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से अगर किसी व्यवसाय में प्रबंध नहीं तो उस व्यवसाय का भी कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार बिना प्राण आत्मा मस्तिष्क के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार बिना प्रबंध के व्यवसाय या उपक्रम की कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। शरीर, मनुष्य का मस्तिष्क जितना स्वस्थ व सूक्ष्म होता है उतना ही क्रियाशील होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, यदि हमारा दिमाग स्वस्थ है, अच्छी अच्छी बातें और तीव्र है तो हमारा शरीर में विकास होगा और हम खुद क्या कह सकते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, है ना। वैसे भी प्रबंध जितना अनुभवी, कुशल व दक्ष होगा उतना ही व्यवसाय गतिशील और प्रगति करेगा, लाभ अर्जित करेगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कोई भी उपक्रम बिना प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ हद तक अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति योग्य प्रबंधों पर निर्भर करती है। बोलता है व्यवसाय के क्षेत्र में प्रबंध का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके यही कारण है। क्या कारण है? तो पहला, गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। अब गला काट प्रतिस्पर्धा क्या होता है? तो आज के जमाने में देखोगे या आप घर में जो टीवी देखते होगे तो टीवी में जो ऐड आता है, ऐसा है क्या कि किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक ही सामान का बस प्रोडक्ट आता हो? जैसे बोल सकते हो कि आप एक टूथपेस्ट यूज करते हो तो क्या पूरे भारत में या पूरी दुनिया में केवल एक ही टूथपेस्ट है क्या? नहीं, यहाँ पर कितने हजारों किस्म के टूथपेस्ट है और अलग अलग वैरायटी है, सबका अलग अलग गुण है और सब अपने अपने मार्केट, अपने अपने बाजार की व्यवस्था करके अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने सामान को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी सामान अपने अपने स्तर पर लाभ कमा रही है। जो सामान है वो अपने अपने स्तर पर बिक रहा है। तो क्या कारण है? इसी को बोलते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा। अर्थात मैं जो सामान बेचता हूँ, मेरा प्रतिनिधि भी जो होगा, सॉरी मेरा जो प्रतियोगी भी होगा, जो साथ में मेरे व्यवसाय कर रहा है, अपना व्यवसाय जो चला रहा है, वो भी उसी सामान का उत्पादन कर रहा है। तो दोनों के कंपटीशन को इस तरह करें कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो सामान है ज्यादा से ज्यादा बिके। एक ही सामान है किंतु अलग अलग किस्म की है, अलग अलग जैसा है किंतु है एक ही सामान, तो दोनों में कौन सी अच्छी है, ऐसी व्यवस्था करना कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। पढ़ रहा हूँ, सुनना। मनुष्य या व्यापार उद्योग प्रतिस्पर्धा की प्रगति में विकास के मार्ग प्रशस्त है, किंतु गला काट प्रतिस्पर्धा से सभी पक्षों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट शब्दों में दूसरे व्यापार को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपने कार्य को सफल बनाना। आप चाहते हो मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, तो आप क्या करोगे? उसके लिए उसके व्यापार को क्षति पहुंचाओ, उसके व्यापार को खराब करो, तब तो आपका सामान बिकेगा। तो देखना उसके लिए एक से एक ऐड आता है, ऐड के साथ साथ कुछ कुछ आपको ऑफर मिलता है, आपको बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी। आप देखना कोई भी सामान
एडवर्टाइज जो विज्ञापन होता है देखना, उसके गुण के बारे में बताएंगे, उसके संबंधी संपूर्ण जानकारी देंगे, उसका प्राइस बताएंगे, उसका उपयोग बताएंगे कि उसको कैसे, हर एक चीज बताएंगे जिससे जो ग्राहक होता है वो प्रभावित होता है और उसके सामान को खरीदने के लिए उत्साहित होता है। हाँ मैं इसके सामान को खरीदूंगा। क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसा उसको बताते हैं, अर्थात हम अपने गुणों के बारे में बताते हैं, अपने सामान के गुणों के बारे में बताते हैं, और हम अपने गुणों सामान के गुणों के बारे में बताते हैं, अर्थात दूसरे के व्यापार को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। अगला होता है लागत में कमी करने के लिए। हर एक व्यापारी चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ कब होगा, जब आप कम से कम लागत पर कीमत का उत्पादन करोगे, वस्तु का क्या करोगे, उत्पादन करोगे। जैसे यदि किसी सामान को बनने में आप 100 रुपए खर्च करते हो, तो 100 रुपए खर्च करोगे एक सामान के पीछे, तो उसको मार्केट में कितने में बेचोगे? क्योंकि उस सामान को बनने में अगर 100 रुपए लगा है तो वो बाजार तक आने में वो कम से कम 150 से 200 रुपए हो जाएगा उसका मूल्य। तो बताओ 200 रुपए का कोई सामान खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप उस सामान को कम से कम 30 रुपए 40 रुपए तक आप अगर उस सामान को बनाते हो, कम कीमत पर बनाते हो, कम खर्चों पर बनाते हो, तो बाजार तक आने में उस पर 80 रुपए 90 रुपए तक उस पर मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत निर्धारित है। तो 100 रुपए अगर 40 का सामान है और 80 में बिक रहा है तो कोई घाटा नहीं, किंतु अगर वही 100 का सामान है और 200-250 रुपए में बेच रहे हो तो कोई नहीं खरीदेगा। अर्थात कम लागत पर आप सामान का निर्माण करो, किंतु ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर मार्केट में बाजार में भेजते हो तब आपको लाभ होगा। तीसरा पॉइंट बोलता है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करना। उत्पादन के साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, 5 उत्पादन के साधन होते हैं, इसका सदुपयोग करना। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, घर में देखना, जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा जो सामान उपयोग हो रहा है वह सामान का उपयोग अच्छे तरीके से हो, और अगर बच जाए तो उसका उपयोग हम पुनः उस सामान के निर्माण में कर सके। उसी तरीके से जो व्यापार होता है, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल का सही उपयोग करना चाहिए व्यापार में, और अगर वो बच जाए तो उसका उपयोग फिर से, मतलब ज्यादा वेस्ट ना करना चाहिए, सामान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है बड़े उपक्रम की जटिलता को दूर करेंगे। बड़े उपक्रम की जटिलता मतलब होता है जो बड़ा जो व्यवसाय होता है, जैसे आप अपने घर के आसपास की दुकानों को देखोगे तो दुकानों में भी देखना ग्राहक जब बहुत सारा भीड़ हो जाता है, देखना ग्राहक हर एक प्रकार की मांग करता है, मतलब हर एक प्रकार की वस्तु का मांग करता है, वो चाहे कोई भी हो। भैया हमको ये सामान, अरे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, अरे वो नहीं चाहिए, मतलब दुनिया भर के सामान का मांग करता है। तो एक छोटा सा दुकानदार जब आपको पूरी व्यवस्था, छोटे से दुकान में वो हर एक प्रकार की व्यवस्था करके रख सकता है। जैसे एक टूथपेस्ट होगा तो वो 10 से 12 किस्म की टूथपेस्ट रखेगा, है ना। साबुन होगा तो 5 से 7 8 10 किस्म की साबुन का वैरायटी वो रखेगा, है ना। सर्फ होगा तो 10 प्रकार के 10 का वैरायटी रखेगा। क्रीम, पाउडर, हर एक चीज की वैरायटी जब वो अपने छोटे से दुकान में व्यवस्थित करके रख सकता है, तो ये क्या है, उसकी जटिलता है। अगर कोई ग्राहक आ गया, बोला मेरे को ये सामान नहीं, वो दूसरा सामान चाहिए, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो दोबारा आपके दुकान में कभी नहीं आएगा। तो ये समस्या है ना। तो इसलिए दुकानदार देखना हर एक वैरायटी, हर एक सामान की कम से कम 10 से 12 वैरायटी रखता है अपनी दुकान में, क्योंकि जब ग्राहक आए तो मेरे पास से बिना सामान खरीदे वो वापस ना हो। ये एक छोटे से दुकान का जटिलता है, कठिनाई है, जिसको वो दूर करता अपनी सूझबूझ से। तो बताइए क्या एक बड़ा सा उपक्रम अपनी कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था नहीं करेगा? वहां पर भी तो बहुत सारी ऐसी कठिनाई उत्पन्न होती है कि मेरे को जो उत्पादन होगा, सामान मेरे को कहाँ बेचना, किस प्रकार का उत्पादन करना, मेरे उत्पादन की जो लागत होगी वो कितने से कम कितनी कीमत पर होगी, मेरा जो व्यवसाय है उसका क्षेत्र कैसा होगा, कर्मचारियों को किस प्रकार की वेतन दिया जाएगा, कर्मचारियों को किस प्रकार काम करवाना है, कितने घंटे काम कराना है, कितने समय में काम करवाना है ना, ये सब होगा। मेरे को कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, समय पर कच्चा माल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मेरा उत्पादन का कार्य सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, अगर उत्पादन हो गया तो मेरा सामान कब व्यापार बाजार में बिकने को जाएगा, बाजार में वस्तु की कीमत क्या होती है, मैं वस्तु को किस प्रकार बेचूंगा, कैसे प्रचार करूंगा, कितनी सारी समस्या हमारे व्यवसाय में होती है। और इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए प्रबंध अपने व्यवसाय को फैलाता और फुलाता। तो प्रबंध ऐसी व्यवस्था करता है कि हर एक की समस्या, हर एक की जटिलताओं को क्या करे, वो दूर करे और व्यापार को विकास करे। ठीक, उसी को बोलता है बड़े उपक्रम की जटिलता को दूर करना। तो फिर अगला पॉइंट बोलता है उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए, यह भी मैंने बताया। उसके बाद आता है शोध एवं अनुसंधान के लिए। शोध एवं अनुसंधान का मतलब होता है
शोध मतलब होता है खोजना, अनुसंधान मतलब होता है खोजना, मतलब नया नया तरीका खोजना कि हम अपने व्यापार की वस्तु को, उत्पादित वस्तु को बाजार में किस प्रकार बेच सके कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। इसके लिए शोध करना, नए नए बाजार की खोज करना कि हम अपने व्यवसाय, हम अपने सामान को किस क्षेत्र में, किस बाजार में जाकर बेचें कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। एक उदाहरण देता हूँ, देखना कोई जो सामान होता है, जैसे जो रायपुर का एक व्यापारी होगा तो वो अपना ब्रांच दूसरे दूसरे जगह क्षेत्र में खोलेगा। जैसे कोई रायपुर का होगा तो देखना वो भिलाई में भी अपना ब्रांच खोलेगा, दुर्ग में भी खोलेगा, राजनांदगांव में भी खोलेगा, अर्थात उसकी पहुंच जहां तक होगी वो उस क्षेत्र तक अपना व्यापार को बढ़ा के रखेगा। तो इसको बोलते हैं नए नए बाजार की खोज करना। अगर वहां पर ये दुकान नहीं है तो चलो हम अपना दुकान खोल देते हैं। खोलने से क्या होगा, ग्राहक उस सामान को देखेंगे, उसका उपयोग करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न होता है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। पूर्व निर्धारित मतलब होता है जब हम व्यापार का प्रारंभ करते हैं तो व्यापार को प्रारंभ करने के लिए हम एक लक्ष्य बनाते हैं, योजना बनाते हैं और हमारा लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, साधनों का सदुपयोग कराना, कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाकर रखना, कर्मचारियों को प्रोत्साहन करना। ये सब हम व्यापार प्रारंभ करने से पहले एक आंकड़ा तैयार करते हैं, योजना बनाना। तो जो हम योजना बनाए हैं उसी योजना को प्राप्त करना, उसी योजना के तहत हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। अगला बनता है योजना बनाने के लिए। प्रबंध क्या करता है, योजना बनाने। जैसे आप बोले आज कल मैं 10,000 रुपए का सामान बेचूंगा, ये आप निर्धारित किए हो कि कल मैं 10,000 रुपए का अपना सामान बेचूंगा और आप कल उसी 10,000 को प्राप्त करने के लिए, 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिए आप अपने व्यापार में कल दुकान खोले, अपना व्यापार करें और 10,000 का लाभ मिल गया। तो क्या दूसरे दिन आप फिर योजना नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे ना कि आज मुझे 10,000 मिला है तो कल मैं 11,000 का प्रयास करूंगा, फिर मुझे 11,000 मिला तो मैं कल 12,000 का। अर्थात दिन प्रतिदिन रोज लगातार निरंतर आप अपना प्रयास, अपनी योजना बना कर क्या करोगे, अपने व्यापार का विकास करोगे। और लास्ट पॉइंट होता है श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने हो गया। तो मैंने 10-12 पॉइंट आपको प्रबंध के महत्व के बारे में समझाया था, आप लोग पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आता है भारत में प्रबंध का महत्व। भारत में जितने भी व्यवसाय हैं उस व्यवसाय के लिए भारत की क्या व्यवस्था है इसके बारे में बताया। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुना। जितना मैंने समझाया है उसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया है। पहला होता है उत्पादन की तकनीक की आवश्यकताओं में सुधार लाना। उत्पादन की तकनीक जैसे आज भी हमारे जो कुछ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग होते हैं वो पहले क्या थे, छोटे हाथों से बनाया करते थे सामान, लेकिन आज क्या हो गया, मशीनों का। लेकिन नई नई जब तकनीकी आ गई है तो जो मशीनें थी, पुराने मशीन, अब उसका धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रही है। अब क्या हो गया, नई नई मशीनों का विकास हो गया। ठीक। अगला बोलता है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना, श्रम एवं पूंजी के बीच मधुर संबंध बनाना, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, गलाघाट प्रतिस्पर्धा का सामना करना, भारतीय आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, उपभोक्ताओं के कम दाम पर श्रेष्ठ वस्तु की पूर्ति करना। हर एक ग्राहक चाहता है कि मेरे को अच्छी वस्तु मिले किंतु कम दाम पर मिले, और हर ग्राहक, हर एक व्यवसायी चाहता है कि मुझे कम कीमत पर वस्तु बनानी पड़े किंतु ज्यादा कीमत पर मैं वस्तु बेच सकूं। तो इनके बीच में मधुर संबंध बनाकर रखना। उसके बाद आता है वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए, कर्मचारी की कुशल कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए। ठीक। उसके बाद आता है प्रबंध की विभिन्न अवधारणा। प्रबंध की विभिन्न अवधारणा जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। प्रबंध क्या है, गतिविधि है, गति करता है, निरंतर चलते रहता है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया के रूप में मतलब एक प्रोसेस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होता है, प्रबंध कार्य करता है। तीसरा बोलता है प्रबंध एक शास्त्र के रूप में, प्रबंध समूह के रूप में। ठीक है। उसके बाद आता है प्रबंध की प्रकृति एवं स्वभाव। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में
प्रबंध की प्रकृति एवं स्वभाव से पढ़ेंगे। प्रबंध जब अपना कार्य करता है तो प्रबंध हर एक क्षेत्र में व्याप्त है। प्रबंध के सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो विज्ञापन से संबंधित हो, उत्पादन से संबंधित हो, विक्रय से संबंधित हो या वितरण से संबंधित हो। ठीक है, हर एक क्षेत्र में प्रबंध अपना योगदान देता है और व्यवसाय को फैलाता और फैलाता है। तो मैंने आज जितना बताया उसको आप लोग अपने पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। कुछ डाउट होगा तो मुझसे दोबारा पूछेंगे। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है?